तो अब तक हम लोगों ने इस कंपनी में टोटल जो ट्रांजैक्शन कर लिए हैं कशिश गारमेंट में, 41 ट्रांजैक्शन कर चुके हैं और कॉन्ट्रा और पेमेंट वाउचर को बहुत डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिसिप्ट वाउचर की। ठीक है, किसकी? रिसिप्ट वाउचर की। तो चलिए रिसिप्ट वाउचर पर हम डिस्कस करते हैं। पहले तो ये बता दूं कि जो रिसिप्ट वाउचर होता है, नाम से पता चल रहा है कि उसमें पैसा रिसीव करने की एंट्रियां करनी पड़ती है। रिसिप्ट की एंट्रीज होती है। किसकी? रिसिप्ट की। जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त करोगे या बिजनेस में किसी भी वजह से पैसा रिसीव होगा, चाहे वो कैश में रिसीव हो, चाहे वो बैंक में रिसीव हो, चाहे आपने कोई वॉलेट है और उसमें पैसा आ रहा है, तो आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी होती है। शॉर्टकट की होता है इसका F6। और रिसिप्ट वाउचर की एक खासियत होती है कि जब आप वाउचर मोड में एंट्री करते हो तो पहले क्रेडिट साइड आती है। तो ये मैं वापस बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, माइंड में हमारे पहले डेबिट साइड चल रहा है और हम यहाँ टैली में ये ध्यान नहीं देते हैं कि टैली कौन से वाउचर में पहले डेबिट साइड दे रहा है, कौन से वाउचर में पहले क्रेडिट साइड दे रहा है। तो अपने माइंड में जो चल रहा होता है वही हम वहाँ एंट्री करने की कोशिश करते हैं और वहाँ हमसे गलती हो जाती है। तो याद रखिएगा, रिसिप्ट वाउचर में हमेशा पहले कोई भी एंट्री करने जाओ, जैसे ये देखिएगा एंट्री है, माल बेचने से आपको नकद प्राप्त हुआ 25,000 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो दिमाग में कैश पहले चल रहा है, लेकिन आपको टैली में चढ़ाते वक्त पहले क्या चढ़ाना पड़ेगा? सेल्स चढ़ाना पड़ेगा। क्रेडिट साइड पहले चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि टैली में पहले रिसिप्ट वाउचर में कौन सी साइड आती? क्रेडिट साइड आती है। ठीक है, और डेबिट साइड में या तो कैश आएगा या बैंक आएगा, वट एवर द मोड ऑफ रिसिप्ट, वो डेबिट साइड में आएगा। तो देखिए, माल बेचा है आपने, नकद में माल बेचा है, जो केस सेल होती है वो एंट्री आपकी रिसिप्ट में होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000 रुपए की मैं करता हूं, वाउचर में चला गया हूं और यहां से मैं F6 ले लेता हूं, सॉरी F6 ले लेता हूं। ये देखिए क्रेडिट साइड है, सेल्स मेरे पास ऑलरेडी लेजर बना हुआ है। अगर नहीं बना होता तो मैं बना लेता सेल्स का लेजर, ग्रुप भी सेल्स ही होता है उसका। 25,000 रुपये यहाँ लिख देता हूँ और डेबिट में कैश लिख देता हूँ। कैश का लेजर बनाना नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ होता है। और ये नकद सेल की बड़ी ऑर्डिनरी सी और कॉमन सी एंट्री होती है, हर एक बिजनेस में ये होती है, तो आप ये सेव कर देंगे। ऑलराइट, बिजनेस में जब आप पैसा लगाते हो, पूंजी लगाते हो, वो एंट्री भी आपको रिसिप्ट में ही करनी पड़ती है, जहां पर आपका पैसा बिजनेस में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। और यहाँ पर देखिए SBI बैंक में पैसा लगाया, 2.5 लाख रुपए आए, तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आ जाओ। ओके, तो ये एंट्री भी रिसिप्ट में ही होगी, SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलिए एंट्री कर लेते हैं, क्रेडिट में कैपिटल कर लेते हैं 25,000 से और डेबिट में SBI बैंक कर। क्रेडिट साइड पहले फोकस करनी है, याद रखिएगा। रिसिप्ट वाउचर का एक ही सिस्टम है, वो है क्रेडिट पहले फोकस करना। बैंक से लोन लिया, देखिए लिया मतलब पैसा आया होगा हमारे पास, तो जब भी पैसा आया मतलब कि एंट्री आपकी रिसिप्ट में ही होगी। अमाउंट 2.5 लाख है, अच्छा ओके कोई बात नहीं, अपन उसको पेजअप करते हैं वापस और उसी एंट्री में जाके उसको सुधार लेते हैं। ठीक है, ये 2.5 लाख। कभी भी कुछ गलती हो भी जाए तो आप वापस पेजअप किया, उस एंट्री में गए और सुधारा और सेव कर दिया, या फिर डे बुक में जाके उस डेट में जाके आप एंट्री को सुधार सकते हो। तो यहां पर आपने एक्सिस बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपए का, और ये आपके BOB बैंक में आया है। कौन से अकाउंट में आया है? BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में आया है। तो देखिए BOB बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीवर बैंक डेबिट होता है, गिवर बैंक क्रेडिट होता है। और ये आप लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक का लेजर बनाओगे तो मैंने नीचे देखिए येलो कलर में उनका ग्रुप भी लिखा है कि अगर मैं लेजर बनाऊंगा तो ग्रुप क्या डालना है? लॉन्स लाइबिलिटी में ग्रुप डाल सकता हूँ, सिक्योर लोन भी मैं ग्रुप डाल सकता हूँ, एक ही बात है, कोई भी डालो आप। तो अगर आपने किसी एक बैंक से लोन लिया है तो बैंक कभी भी लोन अगर आपको देगा तो वो आपके किसी किसी न किसी अकाउंट में ही वो पैसा आएगा, तो रिसिप्ट की एंट्री होने वाली है। ओके, तो लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक का बनाना पड़ेगा, और ये लॉन्स लाइबिलिटी में डाल देते हैं हम इसको।
5 लाख रुपए का लोन है और डेबिट में बैंक ऑफ बड़ौदा को डेबिट कर देते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप इसको सेव कर दें। इसके बाद अगर हम बात करें बैंक से ब्याज मिला, देखिए बैंक कभी भी आपको ब्याज देती है तो आपको स्टेटमेंट या पासबुक देखने पे पता चलता है कि ब्याज मिला, आपको क्रेडिट किया बैंक ने। ब्याज आपके अकाउंट में ही आता है ना। जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है उसी में वो ब्याज आएगा। जैसे सेविंग अकाउंट में ब्याज मिल रहा है, एफडी आरडी करवा रखी है तो ब्याज मिल रहा है, तो अकाउंट में ही वो पैसा आता है। तो वो अकाउंट जिसमें पैसा आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा, या इंटरेस्ट फ्रॉम, या बैंक इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, जो भी लेजर का नाम आप दो वो आप। तो यहाँ इंटरेस्ट रिसिप्ट का आप ग्रुप बना लोगे, इनडायरेक्ट इनकम है ना, तो उसका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट इनकम। रिसिप्ट में एंट्री 1250 रुपये ब्याज मिला, तो अल्टर सी करिए। लेजर नया बनाना होता है तो हमने नियम पढ़ा है ना, इंटरेस्ट रिसिव्ड फ्रॉम बैंक, पूरा नाम भी लिख सकते हो आप बैंक का, मतलब लेजर का। दिस इज एन इनडायरेक्ट इनकम फॉर एनी बिजनेस, बिकॉज ये इसका कनेक्शन बिजनेस से तो है नहीं, तो ये इनडायरेक्ट इनकम है। और 1250 रुपीज़ एंड देन डेबिट में SBI बैंक है ना, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी रिसिप्ट के अंदर। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम बात करें किसी संपत्ति को बेचने से, देखिए ऑब्वियस ही बात है, किसी चीज को बेचोगे तो पैसा आएगा, राइट। तो आपने मोबाइल फोन बेचा अपना, 12,000 रुपए का मोबाइल था आपका, आपने 10,000 में बेचा, 2,000 है ना, 2,000 रुपए का आपको क्या हुआ, लॉस हुआ उस पर। अगर 10,000 12,000 की चीज कितने में बेच रहे हो तो 2,000 का लॉस हुआ, तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से, लॉस ऑन सेल ऑफ मोबाइल फोन डेबिट हो जाएगा 2,000 से, और 2 मोबाइल फोन 12,000। अब आप बोलोगे सर ये लॉस क्यों दिखाया, 10 से ही एंट्री करते हैं, 10 से एंट्री करते हैं तो मोबाइल फोन आपकी बुक्स में पड़ा ही रहता, 2,000 रुपए से खड़ा रहता, वो एसेट जो चली गई है वो फिर भी बनी रहती है आपकी बुक्स में, तो वो टेक्निकली रॉन्ग हो जाता है। अगर एसेट को कम वैल्यू में बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है आपको, तो लॉस को भी दिखाना है बुक्स के अंदर। और अगर ये लॉस का लेजर बनाओगे तो क्या ग्रुप डालोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप डालोगे, है ना। तो ये एंट्री हम लोग यहाँ पर करते हैं। रिसिप्ट में मोबाइल फ़ोन को हम यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं 12,000 रुपये से। देखिए अगर मैं यहाँ 12 नहीं लिखता और 10 लिखता तो क्या होता पता है, अभी आपकी मोबाइल फ़ोन जो फिक्स्ड एसेट्स में 12 से दिख रही है, अगर आप 10 लिखते तो वो 2,000 से फिर भी दिखती। तो एसेट में 2,000 रुपये से मोबाइल फ़ोन हमेशा ही दिखता रहता, जबकि एक्चुअल में मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, चला गया, बिजनेस से निकल गया। सो इसीलिए आपको पूरी वैल्यू से यहाँ पर उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट में आप जितना पैसा आया है आपको, जैसे कैश, उतने पैसे से कैश को डेबिट कर दो, और जब तक डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होते टैली आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, तो आपको अभी भी डेबिट में कुछ डालने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो लॉस, तो लॉस का लेजर बना सकते हो, आप चाहो तो लॉस का लेजर भी बना सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट पीएनएल जो दिख रहा है पीएनएल को भी यहाँ पर लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पर ले लेते हैं, पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट, पर ये देखिए पीएनएल अकाउंट यहाँ पर आ नहीं रहा है, इसलिए लॉस का लेजर बनाना ही पड़ेगा। अल्टर सी, लॉस ऑन सेल ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल को बेचने से लॉस हुआ तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये हमारे लिए, ठीक है। 2,000 रुपये का लॉस, कंपाउंड एंट्री, मल्टीपल डेबिट है तो कंपाउंड एंट्री, या मल्टीपल क्रेडिट हो तो कंपाउंड एंट्री, ओके। तो ये सारी एंट्रियां आपकी रिसिप्ट में होती है जनरली, ठीक है। तो रिसिप्ट का मतलब बहुत सिंपल है, पैसा अगर किसी भी तरीके से किसी भी वजह से बिजनेस में आ रहा है तो एंट्री किस में करनी है, रिसिप्ट में करनी है। अब हम बात करते हैं जर्नल, F7। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाउचर, बिकॉज सारे एडजस्टमेंट इसी वाउचर में किए जाते हैं। इसका बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, जो एंट्री किसी और वाउचर में नहीं हो सकती वो किस में होगी, जर्नल में होगी, ठीक है। तो जर्नल वाउचर में भी पहले डेबिट साइड ही आती है, बाद में क्रेडिट साइड आती है। नॉर्मली जनरल वाउचर या जर्नल वाउचर का इस्तेमाल हम लोग ओपनिंग एंट्रीज के लिए, क्लोजिंग एंट्रीज के लिए, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के लिए और एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए करते हैं। अब ये क्या क्या होती है सर, ये हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। कुछ एंट्रीज यहाँ पर देखते हैं जो हम जर्नल में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की एंट्री देखने वाले हैं। बिजनेस में जितने भी फिक्स्ड एसेट्स रहती है उनकी वैल्यू समय के साथ साथ कम होती जाती, गिरती जाती,
और उसी गिरावट को रिकॉर्ड करना जो होता है वो हम उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास। हिंदी में क्या कहते हैं? मूल्यह्रास। जैसे यहाँ पर एसी की वैल्यू कम की आपने, कैलकुलेटर की वैल्यू कम की, कंप्यूटर की वैल्यू कम की, फर्नीचर, मशीनरी, दीज ऑल आर फिक्स्ड एसेट्स, ये सारी फिक्स्ड एसेट्स है। इनकी वैल्यू को डाउन करना। अच्छा, आप कैसे डाउन करोगे? आपको कैसे पता कि कितनी वैल्यू कम हुई? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी एसेट्स के ऊपर क्या दे रखी है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निर्धारित कर रखा है कि आपको सालाना इतना डेप्रिसिएट करना उस एसेट को। ऑलराइट, जैसे मशीनरीज आइटम, मशीनरीज हैं तो 15%, फर्नीचर है तो 10%, कंप्यूटर पेरिफेरल्स है तो 40%, लैंड एंड बिल्डिंग है तो 10%, लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप रेसिडेंशियल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो 5%। तो इसमें अलग अलग ब्लॉक ऑफ एसेट होता है डेप्रिसिएशन का। अगर आप गूगल वगैरह पे जाके भी रेट ऑफ चार्ट निकाले हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का चार्ट निकाले तो 13-14 ब्लॉक होते हैं। उन ब्लॉक पर अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो जो ब्लॉक पर लगता है, जैसे किसी ब्लॉक, मान लो ब्लॉक 1 है, इस पे सरकार ने बोला कि इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उस ब्लॉक में आने वाली सारी एसेट पर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जितनी वैल्यू होगी उसका 10% माइनस कर दो, जितनी WDV होगी जितना 10% माइनस कर दो। WDV मतलब जो वैल्यू आपकी बुक्स में किसी भी फाइनेंशियल ईयर के शुरू में दिख रही है। तो ये जैसे एंट्री है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसी, टू कैलकुलेटर, टू कंप्यूटर, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, ये F7 में ही हो सकती है और किसी में नहीं हो सकती। और डेप्रिसिएशन का लेजर बनाओगे तो याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक महत्वपूर्ण खर्चा है, इसे हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास। मूल्यों में गिरावट समय के साथ साथ या यूज करने के साथ साथ फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियों की वैल्यू जब कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन करते हैं। तो चलिए ये एंट्री रिकॉर्ड करते हैं हम लोग F7 में। तो F7 लेते हैं आप, जर्नल। ये जर्नल पहले डेबिट साइड आती, तो डेबिट साइड में आप डेप्रिसिएशन का लेजर बना लो, ऑल्ट C, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, और टोटल अमाउंट यहां दे रखा 18,482 रुपए। क्रेडिट में सबसे पहले एयर कंडीशनर, कितना? 3750 रुपए। फिर क्रेडिट में कैलकुलेटर, कितना? 82 रुपीज। फिर क्रेडिट में कंप्यूटर 2000 रुपए। फिर क्रेडिट में फर्नीचर 2150। फिर मशीनरी 10,500। ये कंपाउंड एंट्री है, आप देख सकते हैं सारी की सारी फिक्स्ड एसेट्स पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया, एक मुश्त ऊपर नजर आ रहा है, और किस एसेट पर कितना डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है वो एसेट के आगे की वैल्यू दिखा रही। तो आपने इन एसेट्स को इतनी वैल्यू से क्या किया है? कम किया है, और आप अब इसको क्या कर दो? सेव कर दो। तो ये F7 में एंट्री होती है डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब तक जितना भी काम किया उसके बाद की यहाँ पर बैलेंस शीट और P&L दे रखा है, और सारे के सारे आपके जो बैंक अकाउंट और वॉलेट है उनका भी बैलेंस दे रखा है। तो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अब अगर मैं यहाँ से बैलेंस शीट में जाता हूँ और डिटेल्ड करता हूँ तो 17,40,448, तो आप ये देख सकते हैं अमाउंट मैच्ड है ना। 39,052 रुपीज का लॉस आ रहा है, तो वो आ ही रहा है हमारे केस में। बैंक अकाउंट आपका 15,33,530 आ रहा है, तो ये 15,30,530 हमारे केस में भी आ ही रहा है। कैश आपका 43,350 आ रहा है, तो इधर भी देखिए 43,350 ही आ रहा है, तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। P&L में भी जाके देखोगे तो मैच ही करेगा, क्योंकि प्रॉफिट मैच कर रहा है। ठीक है, और यहीं से डायरेक्ट P&L में जा सकते हो आप। ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया मैं, तो आप देख सकते हैं 65,302, 65,302, तो इक्वल नज़र आ रहा है यहाँ पर मुझे। और वॉलेट्स की बात करूँ तो वो भी मुझे बाहर से, अगर मैं जाऊँ बैंक अकाउंट्स में, तो आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 490,634, 5,000 ग्रो का बैलेंस, 500 पेटीएम का, और 10,37,396 रुपये का SBI बैंक का बैलेंस, तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ये यहाँ तक आपका 7 नंबर तक के जो नोट्स हैं वहाँ तक का काम हमने कर लिया, और एग्जैक्टली अभी तक का काम मैच कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
और ये 7वें नंबर की फाइल को क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री तो हमने कर ली है, लेकिन और भी बहुत सारी एंट्रीज होती है जो हम किस में करते हैं, जर्नल में करते हैं। तो अब मैं नंबर 8 पर चलता हूँ। ठीक है, किस पे, नंबर 8। अब जर्नल वाउचर में की जाने वाली और कुछ एंट्रियां यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप खर्चे कोई भी आपके साल के एंड में बाकी रह जाते हैं चुकाने, तो उन्हें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, बकाया खर्च। उनकी एंट्रियां सारी की सारी आपको जर्नल में यानी F7 में करनी पड़ती है, याद रखिएगा। जैसे सैलरी बाकी रह गई मार्च महीने की चुकाना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट बाकी रह गया तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। इंटरेस्ट लोन पर चुकाना बाकी रह गया तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सारी एंट्रियां आपको F7 में करनी पड़ती है। और आउटस्टैंडिंग के जो लेजर खोलोगे आप बनाओगे, उनका ग्रुप हमेशा करंट लायबिलिटी डालना है। क्या डालना है, करंट लायबिलिटी। जिसका भी आउटस्टैंडिंग का लेजर बनाओगे, ओएस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, बकाया, तो उसका ग्रुप होगा करंट लायबिलिटी, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर कोई खर्चे का, जैसे ये डेबिट वाला अगर लेजर बनाना पड़ रहा है आपको अगर, तो वो उसका ग्रुप खर्चा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो चलिए ये तीनों एंट्री हम लोग करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि जब कोई फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और उस फाइनेंशियल ईयर के कोई ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको पता है कि ड्यू तो हो गए, मतलब हो गए खर्च, लेकिन अभी तक आपने उसको पे नहीं किया। तो अगर वो पे नहीं किया तो पे तो करने ही पड़ेंगे आगे पीछे। तो ऐसे केस में आपको उनको बुक्स में एंट्री करना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ता है, क्योंकि इस एंट्री से क्या होगा मैं बताता हूँ। इस एंट्री से ये होगा कि ये चीज आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाके नजर आएगी 15,000 से, और ये 15,000 आपके पीएनएल में जाके डेबिट साइड में जाके जुड़ जाने, जिससे आपका खर्चा बढ़ जाएगा और आपकी इनकम कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा और आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम आएगी। तो ये एंट्रियां हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो देनदारी होती है टैक्स की वो कम आ जाए, हमारी लाइबिलिटीज कम हो जाए। खर्चे बढ़ेंगे तो इनकम का प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो इनकम टैक्स लाइबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इस वजह से एंट्रियां करनी पड़ती है हमें बिजनेस में। इन्हें फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, इन्हें एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, इन्हें प्रॉफिट स्क्रीनिंग भी कहते हैं, इन्हें ईयर एंड एडजस्टमेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, सो ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फॉर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। किसी भी ईयर के ऐसे खर्चे जो आप चुका नहीं पाए उस ईयर में, उनकी एंट्री आपको 31 मार्च को F7 में जर्नल में करनी होती है। ओके, तो यहाँ पर हम इनको करते हैं टैली के अंदर। वाउचर में जा रहा हूँ, F7 में ही हूँ मैं। अब देखिए पहली एंट्री है सैलरी डेबिट करो, तो ये सैलरी तो बना हुआ ऑलरेडी, 15,000 रुपये से डेबिट कर लेते हैं साहब, ये मार्च महीने की माना की सैलरी है। और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब ये नहीं बना हुआ तो बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी ऐसे बना लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम दो, आप इसको प्रोविजन फॉर सैलरी नाम दो, आप इसको सैलरी पेएबल नाम दो, कोई भी नाम दो चलेगा। ठीक है, तो जो भी नाम दो चलेगा, बस ग्रुप सही डालना है, करंट लायबिलिटी डालना ग्रुप, या प्रोविजन डालना है, करंट लायबिलिटी डाल दो ज्यादा बढ़िया। तो सैलरी टू सैलरी पेएबल, ठीक है, और ये सेव। उसी तरह से रेंट टू रेंट पेएबल बना लेते, 10,000 से रेंट चुकाना बाकी है तो रेंट अकाउंट डेबिट करिए, टू अल्टर सी रेंट पेएबल या आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका ग्रुप करंट लायबिलिटी हो जाएगा, सेव। ये एंट्री हो जाएगी रेंट टू रेंट पेएबल, सेव कर दो। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,500 रुपये। देखिए अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो बनाया नहीं हमने, तो बनाना पड़ेगा लेजर, अल्टर सी इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि लोन अगर आपने ले रखा तो ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा, तो आपके लिए तो खर्चा है वो एक तरह से। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना, 1,500 रुपये, ये 1,500 रुपये टू इंटरेस्ट पेएबल का लेजर बना लेते हैं, अल्टर सी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेएबल, करंट लायबिलिटीज का ग्रुप हो जाएगा। अब आप जो ये तीनों एंट्रियां की ना, ये तीनों एंट्रियों को मैं आपको देखिए लायबिलिटी साइड में ले जाके बताता हूँ। जैसे मैंने ये सेव की एंट्री, आप देखिए अब मेरी बैलेंस शीट में जाके मैं करंट लायबिलिटी में जाऊंगा, ये देखिए ये यहाँ नजर आ रहे हैं, इंटरेस्ट पेएबल, रेंट पेएबल और सैलरी पेएबल। ये मुझे क्या याद दिलाएंगे,
कि आपको ये सब चुकाने हैं, है ना। अगले फाइनेंशियल ईयर, ये जब फाइनेंशियल ईयर बदलोगे तो ये आपको ये तीनों चीजें ये याद दिला रही है कि ये आपको जल्दी जल्दी खर्चे चुकाना है। और अगर हम इन्हीं खर्चों को यहाँ पीएनएल में जाके देखें तो ये देखिए तीनों चीजें पीएनएल में आके जुड़ गई, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और सैलरी। तो इससे मेरे खर्चे बढ़ गए, मेरी इनकम और कम हो गई, यानी यहां पर तो लॉस आ रहा, हालांकि लॉस बढ़ गया आपका। इसके अलावा अगर हम F7 की बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री भी आपको F7 में करनी पड़ती है। जब कोई खर्चा आपने पहले ही चुका दिया और बाद में आपको ये एहसास हुआ कि ये खर्चा तो आपका आने वाले या नेक्स्ट ईयर का से बिलोंग करता है, तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसको खर्चे में से उठा के या खर्चा में से माइनस करके प्रीपेड करके एक अकाउंट बनाते हो, उसमें डाल देते हो। तो उस ऐसी एंट्री को हम प्रीपेड कहते हैं, जहां पर हमने समय से पहले ही किसी खर्चे को पे कर दिया, तो वो हमारी एसेट मानी जाती है। और जैसे यहाँ पर देखिए एक एंट्री हो रखी है यहाँ पर, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 रुपए, यानी आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाई होगी, उसमें से 25,000 रुपए की प्रीमियम नेक्स्ट ईयर से संबंधित होगी। तो आपने ये एंट्री तब करते हो जब आपको उसको खर्चे से निकाल करके एसेट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि खर्चा नहीं है। अगर कोई अपकमिंग ईयर का कोई खर्चा आपने पहले ही पे कर दिया तो वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं है इस साल तो वो आपकी एसेट है। एक्सपेंस होगा लेकिन वो अगले साल होगा। तो ऐसे केस में आप यहां पर एंट्री करोगे प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 रुपए की। अब ये एंट्री जब हम करेंगे तो प्रीपेड इंश्योरेंस का लेजर भी बनाना पड़ेगा, यहाँ पर करंट एसेट इसका ग्रुप होगा, और इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी बना हुआ होगा, नहीं होगा तो इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। देखिए पहले से बना होगा वैसे तो, क्योंकि तभी जाके आप उसमें से ट्रांसफर करके प्रीपेड में डाल रहे हो, नहीं होता तो ये एंट्री नहीं होती। पहले से अगर मौजूद नहीं होता ना इंश्योरेंस प्रीमियम तो ये एंट्री नहीं होती। लेकिन हम तो अभी ठीक है एंट्रियां करना सीख रहे हैं, इसलिए हम इतना नहीं ध्यान दे रहे हैं। बाकी टेक्निकली अगर बात करें तो अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे की है तभी तो जाके हम प्रीपेड में ट्रांसफर कर पाएंगे उसमें से कुछ हिस्सा, तो वो लेजर ऑलरेडी मौजूद होगा। तो अब बात करते हैं ये एंट्री करने की, तो F7 में करते हैं एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस या एडवांस में पे किया गया इंश्योरेंस, इसका ग्रुप हो जाएगा करंट असेट। सेव कर लेते हैं, 25,000 रुपये डाल देते हैं इसमें, और क्रेडिट में हम लोग ले लेते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। तो देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम मौजूद नहीं है, एक यहाँ के लिए तो मैं बना लेता हूँ। खैर इंश्योरेंस प्रीमियम आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, याद रखिए 25,000। ये एंट्री भी हमेशा ऐसी कोई एंट्री हो अगर तो वो एंट्री F7 में ही होगी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई व्यक्ति पैसा खा गया और आपको चुका नहीं रहा है, आपका कोई डेटर है जो पैसा आपका दबा के बैठा हुआ आपको दे नहीं रहा है, तो बैड डेब्ट्स की एंट्री बोलते हैं उसको। बैड डेब्ट्स की एंट्री भी किस में करते हैं? F7 में ही करते हैं, याद रखिएगा। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू वो व्यक्ति, जैसे यहाँ विजय माल्या है ना, तो बैड डेब्ट्स का ग्रुप तो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, विजय माल्या का ग्रुप हो जाएगा सन्डी डेटर जो आपका पैसा खा के फरार हो गया। बैड डेब्ट्स बनाना पड़ेगा, बैड डेब्ट्स, डेब्ट्स का मतलब होता है उधार, और बैड का मतलब होता है ऐसे उधार जो बैड हो गया, खराब हो गया, मतलब नहीं आने वाले पैसे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2,000 रुपए खा के भाग गया बोलो, अल्टर सी, ठीक है। तो यहां वैसे तो इसका लेजर बनाना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा रियल अकाउंटिंग में, क्योंकि आप बैड डेब्ट्स में वही पैसा ट्रांसफर करोगे जो असेट में दिख रहा है ऑलरेडी, जो आपका डेटर है उसका लेजर पहले से मौजूद होगा, ठीक है। फिलहाल में नहीं है तो हम बना लेते हैं ये 2,000 रुपये। उसी तरह से अगर आप व्यक्तिगत उपयोग हेतु बिजनेस से कोई माल निकाल लेते हो, माल याद रखिएगा, नॉट पैसा, माल निकालते हो, गुड्स निकालते हो, तो एंट्री भी आपकी F7 में ही होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, याद रखिएगा। गुड्स अगर बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल पर्पस के लिए तो ड्रॉइंग टू परचेज एंट्री ये भी किस में होगी? F7 में होगी। ड्राइंग बना हुआ है हमारे केस में और परचेज भी हमारे केस में बना हुआ है, तो हमें बनाना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा
अब जैसे यहां पर दे रखा है कि भाई अगर कोई माल खरीदा था आपने और वापस खरीदा हुआ माल हमने लौटा दिया, परचेज रिटर्न, तो ये एंट्री भी हम जनरली F7 में करते हैं। हालांकि इसके लिए सेपरेट वाउचर भी होते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं। फिलहाल में आपको ध्यान रखना है कि परचेज रिटर्न की एंट्री आप किस में करोगे, जर्नल में करोगे, खरीदा हुआ माल लौटाना है ना। तो जैसे मोहनलाल नामक किसी व्यक्ति को आपने माल लौटा दिया वापस जो खरीदा था, तो परचेज रिटर्न किया, तो मोहनलाल टू परचेज रिटर्न। अब मोहनलाल का लेजर अभी मेरे बुक्स में नहीं है तो मैं बना लेता हूं। मोहनलाल सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है। कितने का माल लौटाया, 2500 रुपए का। परचेज रिटर्न का लेजर बना लेते हैं। परचेज रिटर्न का ग्रुप क्या होगा, परचेज होगा। मैंने लेजर जिनके ग्रुप्स यहां डिफाइन किए हुए हैं हर एंट्री, तो ये एंट्री भी हमने F7 में कर ली। उसी तरह से अगर हम किसी को कुछ बेचते हैं और वो लौटा देता है हमारा कस्टमर हमें वापस से माल, तो वो एंट्री भी हम सेल्स रिटर्न में करते हैं। किस में करते हैं, मतलब F7 में करते हैं सेल्स रिटर्न की एंट्री। सेल किया हुआ माल वापस लौटाना, सेल्स रिटर्न, सेल किया हुआ माल वापस लौटाना, है ना। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन लाल, यहां पर सोहन लाल सन्ड्री डेटर होगा क्योंकि जिसको आप माल बेचते हो वो डेटर होता है। तो एंट्री क्या होगी आपकी, सेल्स रिटर्न बनाना पड़ेगा, अल्टर सी। सेल्स रिटर्न का ग्रुप क्या होगा, सेल्स होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न का ग्रुप सेल्स होगा, 3500 रुपए। और सोहन लाल बनाना पड़ेगा, अल्टर सी, सोहन लाल सन्ड्री डेटर, 3500 से 3500। ऑल राइट। सो ये हमने सारी एंट्रियां जो की है, जनरली इस तरीके की एंट्रीज किस में होती है, जर्नल में होती है, F7 में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल्स वाउचर होता है F8। सेल्स वाउचर में उधार माल बेचने की एंट्रियां होती है। पहले डेबिट साइड आती है, ओके। तो जैसे सोहनलाल को माल बेचा तो एंट्री सेल्स में होगी, विजय माल्या को माल बेचा तो एंट्री सेल्स में होगी। माल बेचने की एंट्री, उधार माल बेचने की एंट्री आप सेल्स वाउचर में करोगे। वाउचर देखिए, सेल्स जब लोगे आप, देखिए आप F8 पे क्लिक किया तो ये डेबिट क्रेडिट मोड नहीं आ रहा है, ये इनवॉइस मोड आ रहा है। तो आपको इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेंज मोड में जाकर एज वाउचर करना पड़ेगा, अगर वाउचर मोड में एंट्री करनी है तो। जैसे मैं चेंज वाउचर में जाऊंगा, एज वाउचर करूंगा, ठीक है। अब आप देखिए, डेबिट में सोहनलाल बना हुआ है हमारे केस में, कितना माल बेच रहे हो, 30,000 का माल बेच रहे हो, टू सेल्स, सोहनलाल टू सेल्स, ठीक है। उसी तरह से विजय माल्या टू सेल्स 2000, ये एंट्री भी आप सेल्स वाउचर में करोगे। तो विजय माल्या डेबिट लेजर बने हुए हैं हमारे पास ऑलरेडी, 2000 टू सेल्स। तो सेल्स वाउचर में क्रेडिट सेल की एंट्री होगी, किसकी, क्रेडिट सेल्स की, ओके। उसके अलावा परचेज वाउचर एक और होता है, परचेज वाउचर F9। इसमें उधार माल खरीदने की एंट्री होती है, परचेज की एंट्री होती है, क्रेडिट परचेज की एंट्री। पहले क्रेडिट साइड आती, तो जब आप परचेज वाउचर लोगे इसमें भी आपको इनवॉइस मोड आएगा, तो आपको चेंज मोड करना पड़ेगा, ऑल्टर H, कंट्रोल H, चेंज मोड, एज वाउचर। और अब आप देखिए ये डेबिट क्रेडिट मोड आ गया। तो क्रेडिट साइड में पहले मोहनलाल 10,000 रुपए का माल बेचा, तो ये 10,000 रुपए पर, सॉरी खरीदा, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल, ठीक है। तो ये परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल एंट्री कर ली परचेज वाउचर में। ये इस तरह से आपने नॉर्मली अब तक सारे वाउचर्स को डिटेल में देख लिया। F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 F8 सेल्स और F9 परचेज। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन्हीं वाउचर्स का होता है टैली में। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे वाउचर्स होते हैं, क्योंकि 24 वाउचर्स आपको टैली में मौजूद होते हैं, और अभी तो हमने सिर्फ 6 वाउचर्स पे ही बात की। और अब तक ये सारे वाउचर में एंट्रियां करने के बाद अगर आप अपनी बैलेंस शीट और P&L मैच करेंगे तो मिल जाने चाहिए, अगर आपने काम सही किया है तो।
तो आप देख सकते हैं 17,91,948 टोटल आ रही बैलेंस शीट की। 19,552 रुपए का लॉस आ रहा है जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है। 15,33,530 प्रीपेड इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ मैच कर रहा है, मतलब ऑल ओके। ऑल राइट, एक चीज आपको और नोटिस करने की होती है, देखो इधर ध्यान से, जब मैं पीएनएल देख रहा हूं तो पीएनएल में मेरे एक चीज माइनस में आ रही है। खर्चे में अगर कोई चीज माइनस में आ रही है तो इसका मतलब यह है कि उसका नेगेटिव बैलेंस क्या है, नेगेटिव बैलेंस, कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का ग्रुप तो डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन आपने एंट्री जो की उसमें उसको क्रेडिट कर दिया, तो इसलिए वो माइनस में आ रहा है। तो ये रियल लाइफ में तो नहीं होता है। अगर आप एक ऑडिटर की तरह या एक्चुअल अकाउंट्स की बुक्स की जब आप अपना आईटीआर वगैरह भरते हो और उस वक्त देखते हो तो ये चीज टेक्निकली रॉन्ग है, लेकिन अभी तो हम सिर्फ सीखने के नजरिए से देख रहे हैं, इसलिए हो सकती है ऐसी चीजें आए इसमें, लेकिन ऐसी चीजें एक्चुअल बुक्स में कभी नजर नहीं आएगी कि खर्चे में कोई खर्चा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इनकम में कोई इनकम माइनस में दिख रही है। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, याद रखिए। ओके, सो यहां तक का काम आपको करना है। टोटल मिलाकर 58 एंट्रीज अब तक मैं करवा चुका हूं आपको, और आप डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में स्टेट्स में जाके देखेंगे 58 ट्रांजेक्शन्स अब तक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन आपने अब तक किए हैं वो है पेमेंट में, कॉन्ट्रा में और रिसिप्ट में। ऑलराइट, यहां तक का काम निपटा दीजिएगा। इसके आगे का काम हम अगली क्लास में करेंगे। इन्वेंट्री का, स्टॉक का काम आएगा अगली क्लास से। तो अब तक जो आपने सीखा वो सिर्फ डेबिट क्रेडिट ही सीखा, एक तरह से कि टैली में डेबिट क्रेडिट करना, एंट्रियां करना, ये सीखा। अब थोड़ा टैली का अलग रूप देखोगे अगली क्लास से, ठीक है। थैंक यू सो मच।